हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस रेगुलर टाइम पर मिल रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी टाइम पर उन्हें देखकर ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है। चलो, तो कल तक हमने देखा था क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन किए थे कि वो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए थे, अब इस वीडियो में हम लोग वो कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है और वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर मैंने देखा है कि एग्जाम्स में पूछी गई हैं, लेकिन डिफरेंट फ्रेमिंग के साथ, जिसमें बच्चों को समझने में क्या हो, दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ध्यान से और अच्छे से समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने अगर सही तरह से ऑर्डर को जमाना सीख गए, सिस्टमेटिकली आपने उसे अपनी प्लेस देना सीख गए, तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जो भी आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको आंसर की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। और आजकल तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे लास्ट लास्ट में पेपर के, तो वहां पर फ्रेमिंग से बहुत दिक्कत होती है। और अभी करेंटली रिसेंटली जो 2024 का जो पेपर था, इसमें मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था शायद शेट बी में, जिसमें जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी थी सिर्फ उन्हीं से वो क्वेश्चन बना था। क्यों? क्योंकि मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था तो उसने बताया कि भैया थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज की फ्रेमिंग इस तरह से कर दी गई थी कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से आ सकते हैं, मैट्रिक्स से बच्चों ने सोचा नहीं था कि यहाँ से आ जाएगा और वहीं से आया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन, और फिर मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। अब एग्जाम्पल नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहता है कि भाई एक असेंबली है इलेक्शन की, जहां पर एक पॉलिटिकल ग्रुप ने एक पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया सिर्फ अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए। और किस तरह से प्रमोट करने के लिए? क्या होता है, जिस तरीके से आजकल एमएलए एमपीज खड़े होते हैं ना, तो प्रमोट करने के लिए। तो ये पहले के टाइम की बात होगी। क्यों? क्योंकि टेलीफोन हाउस कॉल और लेटर्स, तो लेटर से प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तीन तरह से किया गया। और कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट, एक कॉन्टेक्ट करने में उन्हें कॉस्ट बताई रखी है इन पैसे में कि भाई 40 पैसे अगर टेलीफोन करते हैं, हाउस कॉल करते हैं, तो 100 पैसे लगते हैं, और 50 पैसे लगते हैं एक लेटर को भेजने में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स उन्हें इस टाइप बता रखे कि दो सिटियों में कर रहे हैं, एक्स और वाई सिटी में। तो अब आपको बताना है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज एक्स एंड वाई। आपको टोटल अमाउंट नहीं बताना है कि एक्स प्लस वाई का कितना हुआ, कि ओवरऑल कितना खर्चा है। आपको सेपरेटली बताना है कि एक्स सिटी में कितना खर्चा है और वाई सिटी में कितना खर्चा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, तो ए क्या दे रखा है आपको? आपको ए दे रखा है 40, 100 और 50। ये टेलीफोन में, ये हाउस कॉल में और ये लेटर में, ये। ठीक है, और आपको बी जो दे रखा है, बी क्या दे रखा है? बी बता रखा है आपको 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000। ठीक है, ये एक्स सिटी में, ये वाई सिटी में, ये टेलीफोन करने का, ये हाउस कॉल करने का और ये लेटर का। तो ये इतना खर्चा हो रहा है एक कॉन्टेक्ट का। ठीक है, और कितने कॉन्टेक्ट है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कितने? एक्स सिटी में टेलीफोन करने के लिए 1000 बोले गए हैं, 500 हाउस कॉल करने को बोला गया और 5000 क्या है, लेटर भेजने को बोला गया है। तो आपको टोटल अमाउंट बताना है। तो टोटल अमाउंट क्या होता है? सिंपल सी चीज है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। बचपन में हम या घर का किराना लाते हैं तो वो कैसे लाते हैं? जैसे अगर समझो कि मुझे 1 किलो चीनी 40 रुपए की मिल रही है और मुझे 5 किलो लानी है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 × 40 कर देता हूँ, तो 200 रुपए की 5 किलो चीनी आ जाएगी। तो हम भी इसी में इसमें भी वही करेंगे कि भाई 40 है, 40 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जब बड़े बड़े बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, हैवी हैवी, तो कंप्यूटर्स जिस तरह से यूज करते हैं कैलकुलेशंस को, वो इसी तरह से करते हैं। चलो, तो आज अपन वो चीज समझते हैं। ठीक है, कैसे? ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी है। चलो, तो ए किस ऑर्डर की है पहले तो वो देखो। ए है 3x1 की, और बी किस ऑर्डर की है? बी है 2x3 का। अरे ये तो फंस गए यार हम। कैसे? देखो, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं, फिर ये क्वेश्चन दिया क्यों है? किस काम का ये क्वेश्चन? हो सकता है क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, गलत दे दिया हो। नहीं, आपको यहीं पर समझ आएगा कि ऑर्डर का रोल एक्चुअली में होता क्या है, आपको आगे पीछे करने में कितना फर्क पड़ जाता है। देखो, इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है। अब एक बार मैं बी ए और चेक कर लेता हूं। तो मैं जैसे ही बी ए चेक करने जाऊंगा तो बी किस ऑर्डर की है? 2x3 की है, और ए किस ऑर्डर की है? 3x1 की है। ठीक है, और आंसर कैसे चाहिए हमें? हमें दो सिटियों का अमाउंट चाहिए, तो पहली सिटी का और दूसरी सिटी का। तो या तो मुझे 1x2 में मिल जाए या तो 2x1 में मिल जाए, दो किसी भी एक फॉर्मेट में मुझे आंसर मिल जाए। तो मैं आंसर
बता दूंगा कि भाई एक्सटी में इतना खर्च हुआ, वाईसीटी में इतना खर्च हुआ, तो मुझे आंसर में 2 डिजिट चाहिए, एक एक्सटी का टोटल, एक वाईसीटी का टोटल। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 और 3 तो यहाँ तो मैच कर गए और आंसर किस में आ रहा है 2 क्रॉस 1 में, मतलब हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, बीए है, ना कि एबी है। एबी गलत हो जाएगा और बीए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये बीए सही हो जाएगा, एबी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है कि ऑर्डर को सिस्टमेटिकली कैसे आपको जमाना है, कैसे उसे अरेंज करना है कि आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी ए का मल्टीप्लाई होगा। चलो तो बी ए का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं फटाफट। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक्स वाई को यहाँ पर मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स ये वाई। तो अब मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा 40, 100 और 50। तो मल्टीप्लाई करना ईजी होगा। तो हमारी मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 2 क्रॉस 1 की बनेगी। 2 क्रॉस 1 यानी कि 2 रो होंगी उसके पास और कॉलम तो एक ही होगा। चलो कर देते हैं। अब 1000 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 40 से। तो पहले एरो बना लेना, एक एरो ये रहेगा, एक एरो ये रहेगा। तो पूरी रो का मल्टीप्लाई पूरे कॉलम के साथ होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 40,000। ठीक है, 40,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस करना है तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएंगे 40। ठीक है, चलो यहाँ भी हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो का पूरे कॉलम के साथ। ये हो गया 12, 1 2 3 4। ठीक है, 120,000। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस ये हो गया 4 और एक इसका हो गया नहीं, ये 5 आएगा यहाँ पर और ये हो गया। ठीक है, चलो तो मैं कॉमा लगा देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये क्या रहा, टोटल एक्स सिटी में, ये रहेगा वाई सिटी में। भाई इतना खर्चा आ रहा है, मतलब एक टेलीफोन करने के लिए 40 कॉन्टैक्ट्स को पैसों में 40,000 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। आपको समझ में आया होगा कि ये सिर्फ ऑर्डर का खेल है। आपको आगे या पीछे रख के सिर्फ ऑर्डर को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है और आपका आंसर आपके सामने आएगा। क्यों, क्योंकि अब तो ये सामने नॉर्मल है। कर देते हैं फटाफट। 40,000, 50,000, 90,000। 90,000 में 250,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 340,000। ये हो गया। और इसको करेंगे तो 500, 600, 720। 1 2 3। तो ये इन पैसा निकला है, ध्यान रखना, ये कहाँ निकला है, इन पैसा। ठीक है, ना कि ये रुपीस में। तो रुपीस में चेंज कर देंगे तो 3,400 और इसका हो जाएगा 7,200। क्यों, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो रुपीस में आ जाएगा। तो ये एक्स सिटी में इतना खर्चा होगा, वाई सिटी में इतना खर्चा होगा। तो आपने देखो कितने अच्छे से रिक्वायर जो अमाउंट है वो आपने निकाल लिया। तो देखो मैट्रिक्स का कितना बड़ा रोल है कि आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप एक एक करके देखते फिर सबको ऐड करते, ये भी वही किया है। लेकिन एक्चुअली में ये देखो कितनी एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड वे में, एक अच्छे वे में इस आंसर को हम लोग निकाल पाए। तो मैट्रिक्स का रोल यहाँ पर होता है और ऑर्डर का रोल मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से होता है कि देखो जब हम ए बी का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं था। जैसे हमने बी ए किया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो हमने फिर उसे रुपीस में बदल दिया। तो आप लोग भी चाहो तो रुपीस में बदल सकते हो उसे। तो कितना होगा, एक्सटी का खर्च कितना हो रहा है, एक्सटी का खर्च हो रहा है 3,040। ठीक है, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया और रुपीस। और वाई सिटी में कितना खर्च हो रहा है, 7,200। कितने पैसे खर्च हो रहा है, 7,200 रुपये वहाँ खर्च हो रहा है वाई सिटी में और एक्सटी में कितने हो रहे हैं, 3,400 रुपये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ भैया समझ आ रही है चीज़ें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे यार, क्योंकि वीडियोस बनाते बनाते बोर हो जाता हूँ। कल क्या हुआ पता आप लोगों के साथ, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मुझे लगता था कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ऐसा कल हुआ। क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। कल मैं रात में वीडियो शूट कर रहा था, ठीक है, और वीडियो शूट करते करते एकदम से देखा कि मेरी बैटरी का मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने शूटिंग चालू कर दी। तो लगभग 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद मैंने लगभग 1 घंटे की क्लास ली होगी और मेरा फ़ोन बंद हो चुका है ऑलरेडी और मैं उसके बाद भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कल मुझे थोड़ा सा सोचकर हंसी आई कि यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रात के टाइम शूट कर रहा था तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं है। चलो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा। चलो अब हम लोग कल कौन से क्वेश्चन पे थे, एग्जाम्पल नंबर 19 किया लो। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम तरह का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट है, उसके पास कितने 30,000 रुपये हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपये उसके पास, तो उसे 2 जगह पर इन्वेस्ट करना है।
ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, मतलब 30,000 रुपये का जो भी वो जितना भी वो इन्वेस्ट करता है 5% का वो इंटरेस्ट देता है हर साल को। और दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर। अब आपको मैट्रिक्स मेथड की मदद से बताना है कि 30,000 को ऐसे कैसे दो बॉन्डों में मैं क्या करूँ, जमा करूँ कि ट्रस्ट फंड से मुझे एनुअल इंटरेस्ट एक बार 1,800 रुपये का मिले और एक बार मुझे 2,000 रुपये का मिले। कहने का मतलब है कि भाई आपको 30,000 को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपको दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है कुछ कुछ पैसा, और आपका जो इंटरेस्ट हो उसका टोटल अमाउंट, मतलब जब टोटल किया जाए तो आपको 1,800 मिले पहले केस में। फिर वो सेकंड क्वेश्चन है कि उसको फिर बाद में किस एक और तरह से करके बताओ कि अब मुझे 2,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। हम लोग करते हैं ना कि भाई मैं कैसे, मेरे पास 30,000 रुपये, मैं LIC या किसी भी ऐसी फर्म में कैसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। तो उसी तरह से उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमें पहले फर्स्ट टाइप में क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1,800 रुपये मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, और सेकंड में बोला है 2,000 मिले। तो सेकंड क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनानी पड़ेगी, इसके लिए मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और मैट्रिक्स मेथड से ही उन्होंने बोला है, तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग करते हैं। अब आपको बचपन से अगर सिखाया होगा कि अगर मैं जैसे 2% लिख रहा हूँ तो 2% में से अगर परसेंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो, तो इसका ध्यान रखना, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। और अभी एक पहले एक क्वेश्चन भी इस तरह से कर चुके हैं कि हम लोगों ने वहां पर भी यही किया था। चलो, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है हमारे पास, टोटल अमाउंट 30,000 है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग इस तरह की चीज लिखना अब से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखते हैं इन्वेस्टिंग इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में मुझे कितने पैसे जमा करने चाहिए मुझे नहीं पता एक्चुअली में, क्योंकि अभी तो मुझे फाइनल आंसर पता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, X रुपीज क्या करता हूँ, जमा कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इन्वेस्टिंग इन सेकेंड बॉन्ड। अब एक बात बताओ मुझे, जब आपने फर्स्ट बॉन्ड में X अमाउंट मतलब X रुपीज को जमा कर दिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 30,000 है और आपने पहले बॉन्ड में कितने जमा कर दिए, 10,000 रुपये जमा कर दिए, तो आपके पास सेकंड में कितने बचेंगे, 30,000 माइनस 10,000 20,000। तो आपने अगर पहले बॉन्ड में X जमा किए तो दूसरे बॉन्ड में आपको कितने मिलेंगे, 30,000 माइनस X, मतलब जो भी आपने अमाउंट जमा किया वो 30,000 में से माइनस कर दूंगा। बस इतनी सी लैंग्वेज आपको समझना था और कोई बात नहीं है। एक बार और समझा देता हूँ, आपके पास 500 रुपये है, आपको रोहित को 100 रुपये देने हैं, ठीक है, और बाकी के बचे हुए आप किसको दोगे, श्रवण को दे दोगे। तो जब एक बात बताओ, जब आपने 100 रुपये आपने किसको दे दिए, रोहित को दे दिए, तो आप क्या करते हो, 500 माइनस 100 करते हो ना, आपको डायरेक्ट 400 आंसर कैसे मिलता है, 500 माइनस 100, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप श्रवण को दे देते हो। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट बॉन्ड में X रुपीज, अब X कुछ भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 18,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, जो भी अमाउंट है आपने फर्स्ट बॉन्ड में जब उसे जमा कर दिया तो सेकंड अमाउंट आपके पास कितना बचा, 30,000 माइनस X। तो ये लो, तो ये कितना बचेगा, 30,000 माइनस X। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं। किस तरह से मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें दोनों बॉन्ड्स में क्या अमाउंट को जमा करना है ना। तो चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। अब मैं इसकी मैट्रिक्स एक बार कॉलम मैट्रिक्स बना के देखता हूँ, X और ये 30,000 माइनस X। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की बन गई, ये ऑर्डर की बन गई 2x1 की। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी मैं रेंडमली बनाकर देख रहा हूँ और हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब मुझे किस किस अमाउंट से वो मिल रहा है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बनाता हूँ मैं 5% वाला और ये बनाता हूँ मैं 7%, यही 2% मुझे मिल रहा है, और लास्ट में आंसर कितना मिल रहा है मुझे, 1,800। ठीक है, यही है 5% और 7%। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, ये भी 2x1 की हो गई, क्या एक बात बताओ, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये आंसर मिले। चलो, तो इसको घुमा देते हैं, पीछे वाली को घुमा देते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह से डाउट आ सकते हैं, तो मैं खुद आपके डाउट्स लेकर आ रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये किसकी हो गई, 1x2 की हो गई, ये तो हमारा बहुत अच्छी बात है यार, ये तो सेम हो गया, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन एक चीज और, जब आप आंसर लाओगे तो ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी, 2x2 की मैट्रिक्स थोड़ी चाहिए हमें, तो एक 1x1 की मैट्रिक्स चाहिए, मतलब ये वाला भी ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो अमाउंट निकालना है ना भाई, तो हमें सिर्फ एक x की वैल्यू चाहिए है। तो देखो ध्यान से, और रिजल्ट क्या है हमारा, ये है 1x1 का,
तो मुझे मैट्रिक्स को इस तरह से जमानी पड़ेगी कि मुझे रिजल्ट में क्या मिले, मुझे 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिले। और यहाँ तो 2 क्रॉस 2 की आ रही है, मतलब ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन गलत है। अगर एक ध्यान से देखो, मैं इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिख दूं, तो इसको पहले लिखूंगा और उसको बाद में लिखूं, तो ये भी हो सकता है यार। हाँ, इसको पहले लिखा रहने देता हूँ 1 क्रॉस 2 और फिर इसी के आगे 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बना देता हूँ, तो काम हो जाएगा हमारा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। या एक काम करता हूँ ना, मैं इसको अगर 1 क्रॉस 2 की बना दूं, तो चलो इसको 1 क्रॉस 2 की बना के देखते हैं, दोनों तरह से करते हैं। ठीक है, कैसे? अब मैं दोनों तरह से करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको x और इसको 30,000 माइनस एक्स लिख देता हूँ, तो ये किसकी बन गई? 1 क्रॉस 2 की बन गई। और जो वो है उसको मैं 5% और 7% लिख देता हूँ, तो ये मेरी किसकी बन गई? 2 क्रॉस 1 की बन गई। और मुझे लास्ट में आंसर क्या चाहिए? ये चाहिए, तो ये 1 क्रॉस 1 का है। तो ये देखो, ये हमारा काम हो गया, ये परफेक्ट बन गई। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 क्रॉस 1 की मिलेगी, मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। चलो अब हम लोग परसेंटेज को हटा देते हैं, तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो ये 5/100 हो जाएगा और ये 7/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पूरी रो का किससे? पूरे कॉलम से होगा, तो ये जाएगा 5x/100। ठीक है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू कितना हो गया? 1800 हो गया। अभी मैं आपको इसको आगे रखूंगा, इसको पीछे रख के बताऊंगा, तब भी आपको आंसर ला के बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो करो ये, तो 5x/100 प्लस कैसे मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 1 2 3 4/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800। ठीक है, अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 100 से इस दो जीरो को काट देंगे और फिर बाद में एलसीएम लेंगे। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट ही एलसीएम लो। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। क्यों करना वो चीज? ठीक है, 30,000। हाँ चलो, माइनस का 7x। अब आपने क्या लिया? एलसीएम लिया, तो इस 100 को डायरेक्ट उधर भेज दो, तो ये 100 इधर आ गया। ठीक है, अब इसको उधर ले आओ, तो ये कितना बचा? ये माइनस का 2x बचा। 5x माइनस 7x माइनस का 2x, तो 2x को उधर ले आओ। लाइट चली गई थी अभी बीच में, जिसके कारण हम लोगों को ये वीडियो रोकना पड़ा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर थे। ये एग्जांपल नंबर 19 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ठीक है, तो हाँ, तो हमें क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालना था। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर लिया था फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाता है 21,000,000 माइनस 81,000,000। इसको यहाँ ले आता हूँ, 7x को उस तरफ ले जाता हूँ, 5x को उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये 2x बचेगा। तो ये कितना बचा? ये बचा 30,000 बचा। ठीक है, और ये हुआ 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट आ गई 15,000। मतलब आप पहले बॉन्ड में x 15,000 इन्वेस्ट करोगे और सेकंड बॉन्ड में जब आप 15,000 ऐड करोगे, यानी कि 30,000 माइनस 50,000, तो फर्स्ट बॉन्ड में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? फर्स्ट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ₹15,000। कितनी? 15,000। और सेकंड बॉन्ड में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप 30,000 x की वैल्यू आई माइनस 15,000, तो आपका आ गया 15,000। तो आप अगर फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 ऐड करोगे, सेकंड बॉन्ड में 15,000 ऐड करोगे, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो मिलेगा 1,800 रुपीज। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब वैसे तो मैं आपको होमवर्क देने की कोशिश करूंगा या बोलूंगा कि यहाँ पर अपना वीडियो रोको और कोशिश करो कि हम लोग जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो खुद से सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, चलो तो मैं सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आप लोग, और एक होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं कि इस बार आप लोग क्या करना, इसको आप हॉरिजॉन्टल मतलब 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना, 1 क्रॉस 2 की, और इसको 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाना, और फिर मल्टीप्लाई करके देखना कि आंसर सेम आता है। मैं आपको बता देता हूं कि आंसर उस टाइम पर भी सेम रहेगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की, आपको 1 क्रॉस 1 की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ये लानी थी। ठीक है, तो आपका काम इजीली हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमें क्या करना है, ये सारी चीजें सेम रहेगी। तो लास्ट में क्या होगा? बस यहाँ पर ही तो फर्क पड़ेगा, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर आप 2000 कर दोगे और बाकी तो ये तो सेम ही रहेगा x, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस x। बाकी तो कोई चेंजेस नहीं आ रही है। कितनी हो गई? 1 क्रॉस 2 की हो गई, सेम है। फिर से करोगे तो 5x/100 प्लस, तो अब मैं अगर डायरेक्ट कर दूं इसको, तो ये हो जाएगा 21,000,000। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 7 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 21 और 4 40 और 500 माइनस 7x/100।
इक्वल्स टू 2000। ठीक है, तो अब आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से ये वही हो जाएगा 5x प्लस 210000 माइनस 7x इक्वल्स टू 210000। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इधर करोगे तो ये बचेगा कितना 20,000। ये हो जाएगा कितना, ये हो गया माइनस का 2x, तो ये उधर जाके 2x हो गया, और ये हो गया 21,00000 माइनस 2,000। ठीक है, तो कितना बच रहा है देखा जाए तो 000 3 हो गए। ठीक है, और कुछ गलती करिए, 3 आए यहाँ भी 4 है, हाँ, तो ये 10,000। ठीक है, 10,000 बच रहा है। 2x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 5,000 आ गई तो आप फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, आप 5,000 इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, और सेकंड बॉन्ड में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेकंड बॉन्ड का कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, तो 30,000 माइनस 5,000, तो यानी कि 25,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट है वो 2,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर का मेन रोल है, ध्यान रखना, आपको ऑर्डर का ही रोल था यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी, आपको नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था, बस मैट्रिक्स को जमाना आना चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम्पल की तरह ही था। चलो, अब अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो आप लोग वीडियो को रोककर आप लोग 20 क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भाई बुक शॉप है एक पर्टिकुलर स्कूल की, उसके बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच। एक बुक की जो प्राइस है वो है 80, 60 और 40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब यहाँ पर आपको सिंगल एक अमाउंट लाना है, मतलब आपका आंसर क्या चाहिए, 1x1 में चाहिए। तो आपको सारी बुक्स जब बेच दोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको कितना अमाउंट मिल रहा है टोटल में, वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो डोजन का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर कई बच्चे मैंने देखा है कि अभी आप लोग जब मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है, कई बच्चे जो खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होंगे, वो एक वर्ड अगर गलती से चूक रहे होंगे तो वो वर्ड डोजन, और डोजन का मतलब होता है 12, मतलब 10 डोजन बुक्स है, यानी कि उसके पास 120 बुक्स हैं, ध्यान रखना। 8 डोजन फिजिक्स की बुक्स हैं, यानी कि 12 8 जा कितना होता है 80 और 60 96, तो 96 बुक्स हैं। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊं तो वैसे तो गिवन लिख सकते हैं हम लोग, कैसा कि हमारे पास केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री की बुक्स हैं 10 डजन, यानी कि टोटल 120। फिजिक्स की बुक कितनी है 8 डजन, यानी कि 96 बुक्स हैं। ठीक है, और क्या इकोनॉमिक्स की, इको की बुक कितनी है, इको की बुक है 10 डजन, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई 120 बुक्स। ठीक है, अब इनके सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ कैम बुक, कॉस्ट ऑफ 1 कैम बुक, ठीक है, 1 केमिस्ट्री बुक कितना है 80 रुपीज। कॉस्ट ऑफ, ये आप लोग लिख सकते हैं 1 फिजिक्स बुक कितना है ₹60। कॉस्ट ऑफ 1 इको बुक कितना है 40। देखो एक चीज है, मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन क्या होता है कि हमें इस तरह से लिखने में सिर्फ इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर पर। जब आप बोर्ड्स में करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पीछे के क्वेश्चन उठाओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपने गिवन लिखा, अच्छे से सॉल्व किया, क्लीनलीनेस रखी, आपने ज़्यादा काटा पीटी नहीं की, तो क्या होता है इंप्रेशन जाता है टीचर पे कि यार ये अच्छा अच्छी तरह से सॉल्व कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है ना, तो वो टीचर इग्नोर कर देता है। लेकिन आप शुरू से ही पेज काट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट चालू हो गए, कोई स्टेप्स नहीं बनाई, कोई स्टेप्स नहीं लिखी, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा और डायरेक्ट चालू हो गए कुछ भी, तो इंप्रेशन गलत जाता है, उसमें आता है टीचर को गुस्सा। और उसमें कभी कभार वो क्या है कि आपकी कॉपी को ध्यान से चेक करता है, ध्यान से चेक करने के चक्कर में अगर गलती से कहीं थोड़ी बहुत भी गलती होगी ना तो उस पर भी मार्क्स काट लेता है। इसलिए हमारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब ये तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ। अब चीज लिख दो यहाँ पर 120, 96 और 120, और एक ये बना दो 80, 60 और 40। अब मैंने यही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3x1 का है और ये 1x3 की है, मतलब मुझे आंसर में क्या मिलेगा 1x1, और एक्चुअली में मुझे वही चाहिए। तो बस हो गया हमारा काम। अब मैं इस पूरी रो को क्या करूंगा, इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 120 × 8
मतलब यानी कि हो जाएगा 12 8 जा तो 80 और 16 96 तो 9600, ठीक है। फिर 96 इंटू 6 तो 6 6 जा 36 का 6 करिए आया 3, 6 9 जा 54 57 और 1 0, ठीक है। फिर 120 इंटू 40 यानी कि 12 4 जा 48 तो 2 0। अब इन सबको आप लोग एक गलती कर दी हमने, क्या गलती कर दी, जब 1 क्रॉस 1 की बनाना थी अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअली मुझे सबको प्लस करना है ना, ठीक है। तो हमारा इससे आंसर आ गया। अब इसको ऐड कर सकते हो आप लोग, 0 6 फिर हो जाएगा 8 7 15 8 7 15 15 और 6 21 का 1 कैरी आया 2 तो होगा 6 6 5 11 11 9 20। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का था, ऑर्डर का था। तो ये आपका आंसर होगा। आप लोग एक बार चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या क्या यही आंसर है। हाँ तो यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। और जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो आपको 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व कराऊंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ ऑर्डर का रोल है, बाकी कैलकुलेशन इतनी टफ होती नहीं है मैट्रिक्स में। तो छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स होती हैं, हमें उन पर ध्यान रखना है क्योंकि वो कभी भी और किसी टाइम पर भी हो सकती हैं, ठीक है। ये इस तरह से करेंगे तो अच्छे से अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पर, अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे को रिप्रेजेंट करना भी आता है, बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, हर चीज़ हुई है, रट कर नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि हमने टाइम को कितनी अच्छी तरह से सॉल्व किया। चलो तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या होता है, कई बार मैंने देखा है, एक चीज़ समझना, टीचर को 25-30 कॉपी एक बार में चेक करनी होती है एक दिन में, ठीक है। वो फ्री तो बैठा नहीं है कि एक कॉपी एक दिन में चेक करेगा, क्योंकि उसको 25-30-35 जितने भी रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब समझना, सामने कोई आपके आगे कोई गधा बैठा है, उसने कॉपी में उल्टा सीधा कुछ भी लिख रखा है, तो कहीं उसकी कॉपी चेक करने के बाद आपकी कॉपी चेक करेगा टीचर, तो उसका गुस्सा आप पर ना निकल जाए। हो सकता है भाई टीचर क्या है, इंसान ही तो है, तो फ्रस्ट्रेट भी तो होता होगा दिन भर में कॉपी चेक कर रहा है सेम तरह से, और बोर भी हो जाता होगा दिन भर से एक ही कॉपी मतलब कॉपी चेक करते जा रहा है, तो होता है ना। तो इसलिए हम लोग हमारी कॉपी में राइटिंग अच्छे से रखें। राइटिंग जिन बच्चों की ठीक नहीं है वो अपनी राइटिंग सुधार लें, थोड़ा सा क्वेश्चन को सही तरह से बनाएं, क्योंकि कुछ बच्चों का 2 किसी का 5 सेम ही बनता है, किसी का 4 किसी का 8 सेम बनता है, तो थोड़ा सा उस तरह ध्यान रखें। जैसे किसी का x और n में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, तो उसको ध्यान रखें, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ना कि आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हो कि टिक किया और काम खत्म, नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 पूरा आपका ऑर्डर पर बेस्ड है। कैसे कि आपको बोल रखा है कि भाई x आपको किस ऑर्डर का है, तो मैं x बना देता हूँ आपका 2 क्रॉस n ऑर्डर का। y दे रखा है आपको, तो y किस ऑर्डर का है, y आपका है 3 क्रॉस k का। z किस ऑर्डर का है, तो z है आपका 2 क्रॉस p का। w किस ऑर्डर का है, तो w है n क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस p फिर n क्रॉस 3, और लास्ट में आता है आपका p जो कि है p क्रॉस k का। तो ये दे रखे हैं आपको ऑर्डर। अब आपको बोल रहा है कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p सो दैट आपको निकालना जो 21th क्वेश्चन है उसमें बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई करूँ तो मुझे किस तरह की वैल्यू मतलब रखनी पड़ेगी। के की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं, के इक्वल्स टू 3 होगा, पी इक्वल्स टू n होगा, के आर्बिटरी हम कुछ भी ले सकते हैं, पी इक्वल्स टू 2 होगा, पी इज आर्बिटरी, के इक्वल्स टू 3 हो सकता है, या के इक्वल्स टू 2 पी इक्वल्स टू 3 हो सकता है। तो पहली चीज तो देखो p और y, अगर p और y को मुझे ऐड करना है, वो पहले तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। p और y का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लो यहाँ पर p क्रॉस k y 3 इंटू के प्लस w y ये रहा n इंटू 3 और y ऐसा आया 3 क्रॉस k। अब देखो एक्चुअली से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और इससे मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे मिलेगी n क्रॉस k की मैट्रिक्स, ये तो बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज के दूसरी मैट्रिक्स के। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये आ गई, k की वैल्यू तो ऐसी होनी चाहिए, ये और ये इक्वल नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं, और आंसर में क्या आएगा, p क्रॉस k आएगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, पी वाई को अगर ऐड करना है डब्ल्यू वाई से, तो मैंने क्या बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है।
तो देखो के और के तो सेम हो गया, तो मतलब दूसरा ऑप्शन क्या मिल गया हमें कि p और n क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, p शुड बी इक्वल टू n, नहीं तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन चेक कर लो कि भाई किससे मैच करता है, जिससे भी ये मैच करेगा k इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू n, मतलब कि 21 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि भाई जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में उन्हें सब्जेक्टिवली सॉल्व करना, मतलब उन क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन लाना और उसके बाद उन्हें सॉल्व करना, डायरेक्ट ऑप्शंस को याद करने मत लग जाना, क्योंकि काफी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो मुझे p और y का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मुझे इसके कॉलम को इसके रो के इक्वल बनाना पड़ेगा, मतलब k की वैल्यू 3 आ गई तो k की वैल्यू यहाँ से मिल गई, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, p और k मिलेगा, p इंटू k। अब ये दोनों देखो सेम है तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो किस रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी, मुझे n क्रॉस k की मिलेगी। अब अगर इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, तो अगर इन दोनों का मुझे एडिशन करना है तो k की वैल्यू तो सेम है, तो n और p को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि k और k तो सेम ही है। तो ये दोनों हमें ए ऑप्शन में मिल रहे थे, तो हमारा आंसर आ गया। चलो 21 भी हो गया। अब आगे चलते हैं 22 और देखते हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म। हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो छोड़ा हो। ठीक है, पिछली बार मैंने 20 जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन था वो बाद में पढ़ाया था, पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, क्योंकि आइडेंटिटीज लिखवा देता हूँ बच्चों को, बच्चे याद कर लेते हैं तो फिर खुद ब खुद समझने लगते हैं। अभी क्या होता है, कुछ बच्चे 11th में नहीं पढ़ के आते हैं, मस्ती करते हैं, हम लोग सब सेम कंडीशन रहती है। ठीक है, 11th में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है याद करने में या समझने में उस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि भाई अगर n और p सेम हो गए देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर n और p क्या दे रखा है, ये गिवन दे रखा है। पहली चीज तो बोल रखी है कि भाई 7 और 5, तो ये 7 और 5 सिर्फ एक स्केलर है, इनसे आपको डरना नहीं है, ये आपको कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे। अब अगर x - z करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब z का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 क्रॉस p का दे रखा है, और x का क्या ऑर्डर दे रखा है, 2 क्रॉस n का देखा। अब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, और आपको दे रखा है कि भाई n और p क्या है, इक्वल है। अगर n और p इक्वल है तो आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। n और p क्या है, इक्वल है, तो अगर n और p इक्वल है तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस n का। ठीक है, क्यों बनेगा 2 क्रॉस n का, बताता हूं। 2 क्रॉस n का इसलिए बनेगा क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का क्या करूं मैं, एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, और ऑर्डर जब सेम होता है तो रिजल्टेंट भी वही ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 2 और 2 तो सेम होगा, तो ये तो 2 बिल्कुल रहेगा। अब अगर n और p गिवन है तो भाई n लिखो या फिर p लिखो, दो में से कुछ एक भी लिख दो, जैसे ये भी लिख सकते हो या फिर इसको 2 into n लिख सकते हो। तो अब देख लो ये वाला ऑप्शन किसके पास है, तो ये ऑप्शन हमारा मिलता है b के पास, 2 into n। ठीक है, a पर कंफ्यूज मत होना, p into 2 नहीं, 2 into p की अगर हमारे पास ऑर्डर होता तो बिल्कुल सही होता। क्यों, क्योंकि हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, अगर ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। तो एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर आपकी होती है एंड। ठीक है, अब ये एंड होती है। तो अब आप लोगों को जो भी डाउट आए, जो भी दिक्कत आई हो, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स या फिर मेरी ऑडियो वीडियो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि भैया ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो, तो मैं आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, तो ध्यान रखना उस तरह के मल्टीप्लिकेशन करने को प्रैक्टिस करना। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। ठीक है, चलो अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो तो ये और देखते हैं आप ट्रांसपोज। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरा फेवरेट है। क्यों, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है ट्रांसपोज। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या, नया टॉपिक जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है सिर्फ आपको रोज को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम्स को रोज में, और कुछ नहीं है। कितनी इजी लैंग्वेज में समझाया, रो को आपको कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को आपको रो में चेंज करना है। कैसे, मैं आपको देता हूं 2 3 3 2 नहीं 3 - 1
ये है आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। अब मुझे इसको ए मान लेते हैं, तो अगर मुझे ए ट्रांसपोज चाहिए, या तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश, इससे डिनोट किया जाता है, ए ट्रांसपोज या तो ए डैश। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉलम में लिख रखा है उनको आपको रो में लिखना है, और जो रो में लिख रखे हैं उनको कॉलम में लिखना है। कैसे? अब देखो, ये आपकी वर्टिकल है, ये भी आपकी वर्टिकल है, तो इसे हॉरिजॉन्टल कर दो और इसे भी हॉरिजॉन्टल कर दो। कैसे? ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 और -1 हो जाएगा। बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। क्या बोला मैंने? पहली रो को, पहले कॉलम को आपको पहली रो बना देना है, दूसरे कॉलम को आपको दूसरी रो बना देना है, खत्म। ये रहा इसका ट्रांसपोज। कितना इजी चीज है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ 2 3 -1, मुझे बी ट्रांसपोज निकाल कर बताओ। तो बी ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है सिर्फ आपको इसका जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 3 और -1। देखो ऑर्डर ही चेंज हो गया। तो ये किसकी थी? 3x1 की थी, तो ये 1x3 की बन गई। ये होता है ट्रांसपोज, और कुछ नहीं है इसमें। अब आपको बस ट्रांसपोज करना है, नॉर्मल एडिशन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, बस। बाकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो ये ट्रांसपोज था, आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ आ रहा है? कि रोज को कॉलम में बदलना है, कॉलम्स को रोज में बदलना है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है? और इसका रिप्रेजेंटेशन और मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह से आप वर्डिंग्स में क्या होगे, थोड़ा सा दोस्ती कर लो उनको। अब देखो m क्रॉस n। अब आप एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? ये बुक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 5 √3 0 1 और -1/5। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3x2 का। मुझे क्या निकालना है? इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश डैश निकालूंगा मैं, क्या करूंगा? इसके कॉलम को रो में बदल दूंगा, इसके कॉलम को रो में बदल दूंगा। मतलब इसका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो हो जाएगी 3 √3 0, और ये क्या हो जाएगा 5 1 और -1/5। तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 2x3 का। तो देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो ये, तो इसका ए डैश क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए जे आई होगा, और ये क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। क्यों? क्योंकि देखो ऑर्डर भी चेंज हो गया। ठीक है? तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ए जे आई और ये आई जे क्यों कर दिया भैया? क्योंकि भाई देखो ना, ये 1 1 एलिमेंट था, तो ये 1 1 है, सेम रहेगा। ये तो ये 2 1 एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा? नहीं, ये एलिमेंट कौन सा? A1 2 है। तो एक्चुअली में देखो यहाँ का क्या हो जाता है? ये 2 1 एलिमेंट हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है? इसको ध्यान रखना। जैसे ये कौन सा एलिमेंट है? A2 2 है, तो ये तो सेम रहेगा A2 2, यहाँ पर भी सेम है। इसको देखो, ये क्या है? A3 1 है, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा? A1 3 हो जाएगा। मतलब पलट जाती है चीजें। तो बस यही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। कितना इजी था, खत्म हो गया हमारा काम। चलो, अब कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहीं से मैं आपको समझाता हूँ। आपने ए डैश ले लिया, अब मैं एक और बार इसका डैश ले लेता हूँ, ए डैश का डैश ले लेता हूँ। ठीक है? तो ए डैश तो ये था, इसका एक और बार ट्रांसपोज लो। मैंने क्या बताया कि इसके कॉलम को क्या करो? रो में बदल दो। तो ये हो गया 3 5, इसके कॉलम को रो में बदल दो, ये हो गया √3 1, और इसके कॉलम को रो में बदल दो, यानी कि 0 -1/5। तो देखो ध्यान से, आप वापस आ गए भाई। मतलब यहां से आपको क्या समझने को मिला? पहली प्रॉपर्टी है जो कि अभी मैं बताता हूं आपको। ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा। चलो, तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना, यानी कि सेम चीज बनाना। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है आपकी ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होता है डायरेक्ट ए। बस, मतलब अगर किसी का ट्रांसपोज लिया, जैसे सिंपल सी बात है, ये पेन है, ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, पलटा दिया। अब मैं बोलता हूं कि इसका वापस से ट्रांसपोज ले लो, सेम बन गए कि नहीं बन गए? सेम पोजीशन पर आ गए। ठीक है? तो बस यही चीज है। चलो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं के ए का ट्रांसपोज लेता हूं, के ए का होल ट्रांसपोज लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा के ए ट्रांसपोज। अब ये कहने का क्या मतलब है? के तो एक एक्चुअली एक स्केलर है ना। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, 2 -1, ठीक है। अब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ए है हमारा, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो इसको 4 कर लेते हैं पहले, और ये जाएगा -2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 बाहर ले लूंगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 और -1, ठीक है। ये ए हो गया। अभी तक तो हमारा कोई चेंजेस नहीं लाए मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए डैश करता हूँ। ए डैश किया तो क्या हो गया, 2 तो सेम रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2 और -1, कॉलम किसमें बदल जाएगा, रो में बदल जाएगा। तो क्या इस पर के पर कोई फर्क आएगा? नहीं, कोई पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो ये तो सेम रहेगा 4, और ये हो जाएगा -2। देखो ध्यान से, तो ये हो गया। मतलब इस चीज से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई ज्यादा खास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बस स्केलर का मल्टीप्लाई करने से उसके ट्रांसपोज पर कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और दे रखी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी का होल डैश। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये होता है a डैश प्लस b डैश। ये तो सिंपल सी चीज है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि a ले लो,
2 3, बी ले लो 3 1, ठीक है, दोनों का ऐड करो तो a प्लस बी क्या हो गया 5 और ये हो गया 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसका होल ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि ये कॉलम्स क्या में चेंज हो जाएंगे, रो में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करते हैं, तो चलो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज सीधा आ गया कितना 2 और 3, आपने कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। और बी ट्रांसपोज क्या आ गया 3 1, आपने क्या किया, कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। अब आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करके देखो, सेम चीज आएगी 5 और 4, देखो ध्यान से ये दोनों सेम हो गए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करने से a डैश प्लस बी डैश हो जाता है, ठीक है। क्या यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखा चालू करता हूँ तो फिर साउंड आता है, ज़्यादा नॉइस आती है, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे मार्क कर लेना, अभी आपको बहुत काम आने वाली है और ये थोड़ी सी टेढ़ी है। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है ए बी का होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर उसके बाद उनका क्या लेना ट्रांसपोज, तो वो खुलता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ना कि खुलेगा वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये गलत चीज है। तो क्या है सही जो है फॉर्म वो है ये, और यही मेन है इस प्रॉपर्टीज में कि ए बी का अगर होल ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको रिजल्ट में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिलेगा। गलती से भी आप लोग ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं करना, ठीक है। और अभी हम लोग वेरीफाई भी करेंगे इसे और वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या हम लोग सही है, ठीक है। चलो अब इसे वेरीफाई और कर लेते हैं फटाफट से, हमारा काम हो गया। चलो चलो वेरीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। रैंडम एक क्या लेते हैं मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो हटा देता हूँ मैं ये भी। जो मेन प्रॉपर्टी है वो है ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो तो मैं आप ही की बुक से ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 21। क्या कहता है, ए दे रखा है आपको, मैं दोनों करके बताऊंगा आपको, 2 4 5 -2 4 5 है, और बी दे रखा है 1 3 और -6, ठीक है। चलो करते हैं, पहले क्या करेंगे और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो और बी का मल्टीप्लाई देखो ये किसकी है, ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, और ये कितनी है 1 क्रॉस 3 की, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो ए बी किस ऑर्डर की बनेगी 3 क्रॉस 3 की बनेगी, बना दो फटाफट, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -2, फिर हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 12 4 12 -24 5 15, ये -30, तो ए बी बन गया। अब ए बी का क्या करूँगा मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या है एक्चुअली में देखो क्या आएगा, अरे क्या कर रहा हूँ, आपको रोज को किस में बदलना है कॉलम्स में बदलना है, ठीक है। आपको क्या करना है रोज को किस में बदलना है कॉलम्स में, तो -2 4 5 -6 12 15 12 -24 और -30, ठीक है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। मैं ये भी बता देता हूँ कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये मुझे ध्यान से देखो, ये किस ऑर्डर की मिल जाएगी, ए मुझे मिल जाएगी 3 क्रॉस 1 की है तो ये बन जाएगी 1 क्रॉस 3 की, और यहाँ पर ये किसकी बन जाएगी, ये भी 3 क्रॉस 1 की बन जाएगी, ठीक है। तो आपको देख सकते हो कि ये दोनों सेम है और रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको 1 क्रॉस 1। क्या ये आपकी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आई, नहीं ये तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई। मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कभी नहीं होता है, ये आप मैं तुरंत आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर से ही समझ आ गया होगा। और आपको अगर फिर भी समझना है तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, लेकिन आप इजीली देख सकते हो कि अगर मैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखूंगा तो अगर मैं ए ट्रांसपोज करूंगा तो 1 into 3 हो जाएगा और ये भी 3 into 1 हो जाएगा। तो देखो ये पूरा ऑर्डर ही चेंज हो गया और हमें रिक्वायर्ड ऑर्डर किस मैट्रिक्स की मिल रही है, वो मिल रही है हमें 1 क्रॉस 1 का, तो जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि सेम नहीं होना है, सेम नहीं है। बस अब हम और चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, वो वाला भी तो चेक करना पड़ेगा ना। चलो तो बी ट्रांसपोज बनाओ, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 3 और -6 हो जाएगा। ये किस ऑर्डर की हो गई 3 क्रॉस 1 की, और ये किसकी हो गई -2 और 4 और 5, मतलब ये हो गई 1 क्रॉस 3 की।
ये देखो आपको ऑर्डर तो सेम मिल रहा है। चलो अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये क्या किया मैंने, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये पूरी रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, पूरे कॉलम के साथ करूँगा। ये -2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये -6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, ये 6 4 24 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 30 हो गया। आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम आया है। मतलब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और अभी मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन करेंगे हम, जिनमें इनका इस वाली प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होगा, और उसी से ये मतलब वो दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। चलो हमने सारी प्रॉपर्टीज भी क्या कर ली, वेरीफाई कर ली। आप एग्जांपल नंबर 20 अब वेरीफाई करना, ठीक है। मैंने अभी मेरे क्वेश्चन से कराया था, एग्जांपल नंबर 20 आपका होमवर्क है, वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट खुद से करना, और आप लोगों से वो क्वेश्चन एग्जांपल जो है वो बन जाएगा इजीली, ठीक है, इतनी कोई भी बात नहीं है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा मतलब लेंदी है। एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, और उसके बाद आपको आप बोलोगे कि भैया ये वही सेम मेथड क्यों अपना रहे हैं। देखना अभी हम लोग करेंगे तो आप थोड़ा सा बोलोगे कि यार ये क्या क्वेश्चन है, मतलब पहले उसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें एडिशन कर दिया, उसके बाद वापस से ट्रांसपोज ले लिया, और आंसर वही ले आए। तो जो क्वेश्चन है वही आपको प्रूफ करना है कि यही लास्ट में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको एक मैट्रिक्स है, उसको आपको प्रूफ करना है कि वो मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, तो होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सारे क्वेश्चन कर कर देखने हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मैंने अभी होमवर्क दिया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और प्लीज़ ट्राई करिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर वीडियोस देखोगे और वीडियोस देखने के बाद ट्राई करोगे तो क्या होता है कि यार मूवी देख ली, उसकी समरी तो पता ही है क्या क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करो। क्यों? क्योंकि कई बार होगी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, तो वो आप सीखोगे खुद से। फिर जब एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा लेक्चर देखा करो, ठीक है। एक बार खुद से सोचा करो कि यार क्या कर सकते हैं, फिर जब समझ नहीं आएगा फिर मेरे लेक्चर्स तो हैं ही आपके पास, ठीक है। तो वो तो और पूरे टाइम फ्री डले रहेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले खुद से ट्राई करना कि यार इस तरह से भी तो कर सकता हूँ, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। और अगर कोई नया ट्रिक या कोई क्वेश्चन को नई तरह से करने की कोई आपके पास ट्रिक्स हो जो कि आप डेवलप की हो, या खुद से ही एकदम आइडिया चलाओ, दिमाग चलाओ कि यार नहीं इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से करके देखे तो मुझे वो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।